बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, रब्बे ज़िदनी इल्मा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाए, हम नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे आंगन से रस्ते बना लिए। ये बात बिल्कुल डीएनए के साथ भी सच साबित हुई। एक दफ़ा डीएनए का मॉलिक्यूल डिस्कवर हुआ तो फिर एक नया ईरा खुल गया, और उस नए ईरा में बहुत से साइंटिस्ट दे जंप्ड इन टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इन्हीं में से एक सीक्रेट ये भी था दैट वी वांट टू डिस्कस टुडे, एंड दैट वेरी सीक्रेट इज हाउ डीएनए मेक इट्स कॉपीज। इसको हम अपनी मेडिकल साइंसेस में, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। जब भी हम टर्म यूज करते हैं रेप्लिका, इसका मतलब है कॉपी, राइट? इस हाथ की ये वाला हाथ क्या है? रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी। तो एक डीएनए अपने जैसे नए मॉलिक्यूल्स कैसे बनाता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, इसी प्रोसेस को आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, chapter number 23, lecture number 7, and article under discussion is replication। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है, यानी कि जब मैं टर्म यूज करता हूं रेप्लिका तो इसका मतलब है कॉपी। तो रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज, इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। आपको ये बात याद है कि मेरे पास डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, और जब मैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसे हम किसी हद तक यूं ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? आपको समझाने की गर्ज से बात कर रहा हूं। फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरा डीएनए का मॉलिक्यूल है। मेरा वजूद इस कायनात में दो हस्तियों की वजह से है, जिनमें से जाहिर है एक मेरे ग्रेट फादर हैं और एक मेरी ग्रेट मदर हैं। ये वाला प्रोसेस आपको डीएनए के लेवल पे भी नजर आ रहा है कि इनमें से एक स्ट्रैंड मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है और एक स्ट्रैंड मुझे अपने फादर से मिला है। आए आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इनमें से एक स्ट्रैंड को ब्लू कर देते, something like it. So one strand is blue, one strand is red. एक स्ट्रैंड मुझे अपने ग्रेट फादर से मिला है और एक स्ट्रैंड मुझे अपनी ग्रेट मदर से मिला है। फर्ज कर लेते हैं कि मैं एक सेल हूं, राइट? और अब मैं अपने से दो नए सेल बनाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस जैसा एक और डीएनए बनाना पड़ेगा, राइट? इसकी मिसाल ऐसे ही हमारे डियर स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ हों और वो 100 रुपीज़ मैंने दो लोगों को देनी हो, कितने 100, तो उसका सिर्फ एक ही पॉसिबल वे हो सकता है। समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में इस वक्त 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं, और मेरी विश ये है कि मैं इन 100 रुपीज़ को दो बंदों को दूं। से इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म ए एंड इट इज़ ऑर्गेनिज्म बी। मैं इन दोनों को 100 रुपये देना चाहता हूं, जबकि मेरे पास इस स्टॉक में सिर्फ 100 रुपये ही पड़े हैं। तो इसका एक ही वे हो सकता है कि मैं इस तरह के 100 रुपये और अर्न करूं या इस जैसे 100 रुपये और बना लूं। अगर मैं 100 रुपये और बना लूं तो जाहिर है अब इस बॉक्स में वैल्यू क्या हो जाएगी? 200। तो उसमें से मैं 100 इस ऑर्गेनिज्म ए को दे दूंगा और 100 मैं इस ऑर्गेनिज्म बी को दे दूंगा। जिस तरह से मैंने इन 100 रुपये जैसे और 100 रुपये अर्न किए, कमाए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट? अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमारा व्यू क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है, खासतौर पे आज के दौर में। क्यों? कि हम जानते हैं
कि वी हैव गॉट अ डिवाइस दैट इज अटैच्ड विद आवर क्लोथ्स, और उसे हम नाम कर देते हैं जिप। आपको ये बात पता है कि हमारी इस पर्टिकुलर जिप के दो साइड्स होती हैं, राइट, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। हम आमतौर पे क्या करते हैं कि हम एक स्टैंड पर, एक रोस्टम पे अपने दूसरे स्टैंड को अटैच करते हैं और फिर हमारे पास एक रनर होता है, दैट रनर इज यूज्ड टू कंबाइन दीज टू जिप्स टुगेदर। तो सेम यहां पर भी है कि अगर मैं इसके इन पर्टिकुलर कॉइल्स को खोल दूं तो खोलने के बाद मेरे पास एक जिप की तरह से मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा डेफिनेटली, जिसमें एक स्ट्रैंड मेरे ग्रेट फादर के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक स्ट्रैंड मेरी ग्रेट मदर के स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। आपकी समझ के लिए बोल रहा हूं, से मैंने ये ब्लू कपड़े पहनाए हैं फादर वाले स्ट्रैंड को और मैंने रेड कपड़े पहना दिए हैं मदर वाले स्ट्रैंड को, तो ये दो स्ट्रैंड बन गए मेरे पास। मुझे करना क्या है कि मुझे पहले इस जिप को खोलना है। जब मैं इस पर्टिकुलर जिप को खोल दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए मुझे डेफिनेटली क्या चाहिए होंगे, एंजाइम्स चाहिए होंगे, और वो जो एंजाइम्स हैं दे आर गोइंग टू डिसरप्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किए थे, क्या कि AT हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है और GC हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब मैं इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स को जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहीं डबल और कहीं ट्रिपल की फॉर्म में, उन्हें हम लोगों ने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो जब मैं ब्रेक करूंगा तो उसके रिजल्ट में ये वाली दो जिप्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। दिस जिप राइट प्लस दिस जिप, ये दोनों साइड पे हो गई। अब ये वाली जो दो जिपों के साइड्स हैं जो सेपरेट हो गई हैं, उनको देखकर मैं क्या बना सकता हूं, मैं एक और स्ट्रैंड बना सकता हूं। आपको समझाने की गर्ज से मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल हियर वाज A, here was for example G, here was C, here was T, and then again T, then A, then C, then T, then G, and then again A। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। याद रखें कि मैंने इस सीक्वेंस को उसको देख के लिखा है कि कहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है और कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। जाहिर है ए ने हमेशा किससे बॉन्ड बनाना था, आपको याद होगा, टी के साथ। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जाहिर है टी प्रेजेंट होगी। इसके कंपैरिजन पे यहाँ सी प्रेजेंट होगी, इसके कंपैरिजन पे यहाँ जी प्रेजेंट होगी, यहाँ ए प्रेजेंट होगा, यहाँ भी ए प्रेजेंट होगा, यहाँ टी प्रेजेंट होगी, यहाँ जी प्रेजेंट होगी। यहाँ टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए, और जी के कंपैरिजन पे यहाँ सी और यहाँ टी। नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स जो इन पर्टिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो गई हैं, they will act as a parent strand or they will be called as model or they will be called as template। मैंने तीन वर्ड आप लोगों की नजर किए हैं, या तो आप इन्हें पेरेंट स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं, या आप लोग इन्हें मॉडल स्ट्रैंड्स बोल सकते हैं, या फिर हम मोर अप्रोप्रिएटली हम इन्हें टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। आपने हदीस सुन रखी होगी कि लक़द कान लकुम फी रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये उस्वा है, ये तो टेम्पलेट है जिसको देख के हमने कोई काम करना है। अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है तो मुझे इस सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, और अगर मैंने इसकी कॉपी बनानी है तो मुझे इस सीक्वेंस को देखना पड़ेगा, राइट। एक ऐसा स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ओपोजिट बेसिस के मिलने से बना हो। बात को गौर से सुनिए, मैंने क्या बोला है, एक ऐसा स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को देख के बना है, ओपोजिट बेसिस को देख के बना है, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल कि इसी के कंपैरिजन पे क्या आना था, टी, इसे कंपैरिजन पे क्या आना है, सी, इसे कंपैरिजन पे जी, इसे कंपैरिजन पे ए, यहाँ पर भी क्या ए, यहाँ पर टी, यहाँ पर जी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर टी, इनके मिलने से बन गया एक और स्ट्रैंड। तो ये स्ट्रैंड जो अब बना है, इट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, दैट इज व्हाट, द कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ द टेम्पलेट DNA। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ऐसा ही करूँगा
कि मैं इस टी के कंपैरिजन पे ए को जोड़ूंगा, सी के कंपैरिजन पे जी, जी कंपैरिजन पे सी, ए के कंपैरिजन पे टी, ए के कंपैरिजन पे टी, इसे कंपैरिजन पे ए, इसे कंपैरिजन पे सी, इसे कंपैरिजन पे टी, इसे कंपैरिजन पे जी और इसे कंपैरिजन पे ए, और बना दूंगा एक और स्ट्रैंड। इस तरीके से हम लोगों ने इन दो स्ट्रैंड्स को, मीन एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के दो स्ट्रैंड्स को क्या मान के, नमूना मान के, उसवा मान के हम लोगों ने क्या की, दो और कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना ली, चेन्स बना ली, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर। इस तरीके से डीएनए ने क्या कर ली, अपनी अपनी बना ली कॉपीज। हेंस डीएनए इज डूइंग इट्स रेप्लिकेशन, या बना रहा है अपनी कॉपीज। डीएनए अपनी कॉपी बना तो लेता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉपी के बारे में हमारे पास 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं। पहला किस्म के हाइपोथेसिस को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज सेमी कॉन्जर्वेटिव हाइपोथेसिस। सेमी कॉन्जर्वेटिव हाइपोथेसिस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बात को सुनेंगे गौर से, राइट, कि जब हम एक पेरेंटल डीएनए को क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद दो पेरेंटल स्ट्रैंड्स में सेपरेट कर देते हैं, तो उनके अंदर वाली साइड पे क्या बनती हैं, नई कॉपीज। इसके रिजल्ट में अगर मैं यूं कहूं कि ये पुरानी कॉपी है, ये नई कॉपी है, या यूं बोलें कि ये ओल्ड डीएनए है और ये नया डीएनए है, तो अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर भी क्या है, एक ओल्ड डीएनए है, एक नया डीएनए। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसको एज सच उठा के एक सेल में डाल दूं और इसे उठा के दूसरे सेल में डाल दूं, तो क्या होगा, नए बनने वाले डॉटर सेल में 50% डीएनए ओल्ड होगा और 50% डीएनए न्यू होगा, राइट। यानी कि अगर मैं इसको उठा के एक सेल में डालूं तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि इस पर्टिकुलर सेल में एक डीएनए कैसा है, पुराना, ये रेड वाला कैसा डीएनए है, पुराना, और ये ब्लैक वाला कैसा डीएनए है, नया, दिस वन। और अगर मैं इस पर्टिकुलर डीएनए की बात करूंगा और मैं इसको एक सेल में डालूंगा तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि इसमें एक पुराना डीएनए है ब्लू वाला और एक नया डीएनए है ब्लैक वाला। अगर ऐसा हो तो हर सेल में आधा डीएनए पुराना होगा और आधा नया, आधा डीएनए पुराना होगा आधा नया, आधा पुराना होगा आधा नया। अगर ऐसा हो तो इस किस्म की कॉपिंग के प्रोसेस को सेल आफ्टर सेल्स हम लोग नाम क्या देते हैं, सेमी और सेमी कॉन्जर्वेटिव हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट का एक और ग्रोह भी था जो ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि ये कॉपी होने के बाद ये वाले पुराने डीएनए आपस में मिल गए और नए डीएनए आपस में मिल गए, राइट। अगर मैं इस वाली चीज को सेल के रेफरेंस से बात करना चाहूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, लुक एट दिस, ये सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में यूं होगा कि पुराना डीएनए मींस ये वाला और ये वाला डीएनए ये एक ही सेल में चला जाएगा, राइट। ये पुराना डीएनए 100% कंजर्व हो गया एक सेल में और ये बदलने वाला नया डीएनए किस रंग का था, ब्लैक कलर का, वो दोनों चले गए इसके अंदर, राइट। अगर ऐसा हो तो इसकी बेस पे हम सेकंड वे ऑफ कॉपिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जर्वेटिव हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट, हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। समझ आई आपको बात की? इसके बरक्स एक तीसरा हाइपोथेसिस भी हमारे पास आया। वो हाइपोथेसिस क्या था कि जनाब ये वाला डीएनए जब रेप्लिकेट कर जाता है तो मैं एक वर्ड पंजाबी में आपकी नजर कर रहा हूं, अन्नेवा।
इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ब्लाइंडली, कि ये ब्लाइंडली मुख्तलिफ जगहों से टूट जाता है और ब्लाइंडली आपस में मिल जाता है। अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को इस पर्टिकुलर सेल के रेफरेंस से दिखाना चाहें तो शक्ल कैसी होगी माय डियर स्टूडेंट्स? कुछ ऐसी शक्ल बन जाएगी मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक सेल में आधा जो डीएनए है वो नया है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है और कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पार्ट ओल्ड था और कौन सा पार्ट न्यू। वो टूट गया और आपस में ब्लाइंडली, और इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड, रैंडमली जुड़ गया आपस में। दूसरे सेल में क्या होगा? दूसरे सेल में जाहिर है कंडीशंस कुछ इस तरह की हो जाएंगी, राइट? कंडीशंस कुछ इस तरह की हो जाएंगी, ऐसे समथिंग लाइक इट। तो नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। इस किस्म की अरेंजमेंट को हम लोग नाम कह देते हैं नॉन कॉन्जर्वेटिव। थर्ड वे इज नॉन कॉन्जर्वेटिव हाइपोथेसिस। नॉन कॉन्जर्वेटिव हाइपोथेसिस। अब सवाल ये है कि क्या हम साइंटिस्ट इन तीनों की तीनों बातों को सिर्फ सोचते ही रहें या इसको चेक करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट भी करें? तो हमारे पास साइंटिस्ट का एक यू कैन से ग्रुप था दैट वाज लेड बाय द टू वेरी ग्रेट यू कैन से साइंटिस्ट। वन ऑफ देम वाज बीजलसन, अदर वन वाज स्टॉल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये साबित किया कि इनमें से कौन सा वे ऑफ रेप्लिकेशन ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड पे। द मीजल्सन-स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मैं कल की बात का सहारा लूंगा। आपको याद है कि हम लोगों ने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात की थी। हमने सहारा लिया था P32 और S35 का। आज भी हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सहारा लेने वाले हैं, दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द डीएनए, राइट? एंड दैट वेरी थिंग इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन। आपको याद है कि हमारे पास नाइट्रोजन नॉर्मली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? N14 की फॉर्म में। लिखते हैं आप लोगों के लिए कि व्हाट इज द नॉर्मल नाइट्रोजन। नॉर्मल नाइट्रोजन, it is basically normal nitrogen that is existing in the nature and it is N14. Whenever I say it is normal, it means it is not going to liberate or release any sort of radiation. लेकिन जब मैं बात करता हूं इसके heavy isotope की, तो definitely it is radioactive nitrogen. So when it is radioactive, we can detect its presence very easily और इसे हम बोलते हैं N15. डेफिनेटली अगर मैं डेंसिटी के रेफरेंस से बात करूंगा तो दिस वेरी एलिमेंट इज लाइट, ये हल्का होता है, एंड दिस वेरी एलिमेंट इज डेफिनेटली डेंसर और हैवी, राइट? हमने करना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? हम लोगों ने लेनी है एक पेट्री प्लेट। लुक एट दिस, ये हमने ले ली एक पेट्री प्लेट। समथिंग लाइक इट। और इस पेट्री प्लेट के अंदर डाला हम लोगों ने एगर। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप लोगों को पता है एगर क्या होता है। और उस पर्टिकुलर एगर को हमने अलाउ किया कि वो क्या हो जाए? ठंडा। और जब ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? सॉलिडिफाई। अब इस सॉलिडिफाइड एगर के अंदर जो मैंने सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है इट इज N14। वो क्या स्टूडेंट्स मेरे पास? N14। इसका मतलब क्या होगा कि इससे जितनी मर्तबा मर्जी डीएनए रेप्लिकेशन हो, नए नए बैक्टीरिया बने, सब के अंदर डीएनए में इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन कैसी होगी? नॉर्मल। तो डीएनए कभी भी रिडक्टिव नहीं हो सकता। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने एक और पेट्री प्लेट ली, राइट? एक और पेट्री प्लेट ली माय डियर स्टूडेंट्स, समथिंग लाइक इट।
और उस पैटी प्लेट के अंदर भी मैंने क्या लिया, एगर, और एगर में जो मैंने सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डाला इट वॉज नॉट N14, इट वॉज N15। तो यहां पे जो नाइट्रोजन थी इट वॉज N15। पैटी प्लेट ए में जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रही हैं सबके डीएनए में इनकॉर्पोरेट होने वाली नाइट्रोजन कैसी है, नॉर्मल N14। लेकिन पैटी प्लेट बी में इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन कैसी है, N15। उसने किया क्या, उसने सीरीज ऑफ रेप्लिकेशंस करवाई यहां और सीरीज ऑफ रेप्लिकेशंस करवाई यहां, जिससे ये पता चल गया कि अब इस पैटी प्लेट में प्रोड्यूस होने वाले बैक्टीरिया के सारे डीएनए में N15 प्रेजेंट है और यहां पे कौन सा प्रेजेंट है, N14। मैं आप लोगों की नजर एक वर्ड कर रहा हूं और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है प्योर ब्रीड, यानी कि एक ऐसा जानदार प्रोड्यूस करना जो हमेशा अपने ही जैसे जानदार प्रोड्यूस करे। चूंकि ये सारे N14 में ग्रो किए हैं तो सारे के सारे बैक्टीरिया वो होंगे कि जिनके डीएनए में N14 प्रेजेंट है, उनके दोनों चेन्स लाइट हैं। आए इसको आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाते हैं। लुक एट दिस कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्या होंगे डीएनए के मॉलिक्यूल, वो सारे के सारे कैसे हैं, लाइट चेन्स वाले हैं, ब्लू वॉज लाइट। लेकिन आफ्टर नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस जो यहाँ पे डीएनए के मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सारे के सारे इवेंचुअली कैसे हो जाएंगे, N15 वाले। लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला चेन भी कैसा है, N15 वाला, और ये वाला चेन भी कैसा है, N15 वाला, राइट। और अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका भी चेन कौन सा है, N14, और ये वाली चेन भी कैसी है, N14। तो कहना चाह रहा हूं इसकी दोनों चेन्स लाइट और इसकी दोनों चेन्स हैवी बन गई। अगले काम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और पैटी प्लेट ली। लुक एट दिस, एक पैटी प्लेट ली, राइट, और उस पर्टिकुलर पैटी प्लेट में डाल दिया एगर, और एगर में जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन रखा इट वॉज N15, राइट। और N15 देने के बाद उन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिए इस तरह के, उसको इसमें डाल दिया, राइट, समथिंग लाइक इट। और कुछ बैक्टीरिया लिए इस पैटी प्लेट में से जिन्हें मैं रेड डॉट से शो कर रहा हूं, दे आर समथिंग लाइक इट, राइट। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर होगी रेप्लिकेशन। दे विल यूज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एज N15 फ्रॉम दिस पैटी प्लेट। उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में माय डियर स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिज्म यहां प्रोड्यूस करके रेप्लिकेट करेगा, चूंकि उसे N15 मिल रहा है, तो इसके टेम्पलेट से जो नया डीएनए बनेगा वो भी कैसा होगा, जाहिर है N15 जैसा ही होगा। लेकिन जो बैक्टीरिया यहाँ इस पैटी प्लेट से यहाँ पे लिए गए हैं उनका टेम्पलेट कैसा था, उनका टेम्पलेट था N14 जैसा, और जो उसकी कॉपी बनेगी वो कैसी होगी, वो जाहिर है N15 जैसी होगी, राइट। तो यहाँ पे दो किस्म का क्या बन जाएगा डीएनए, एक हैवी चेन वाला और एक लाइट चेन वाला, और यहाँ पे दोनों हैवी चेन वाले और हैवी चेन वाले। अब इन साइंटिस्ट ने किया क्या, इनको इवेलुएट किया। सवाल ये था इनके हैवीनेस को कैसे इवेलुएट किया जाए। एक वे तो मेरे पास ये था कि मैं इन पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स की रिडक्टिविटी चेक कर लूं। दैट वाज नॉट सो इजी। उन्होंने इसके लिए एक और मेथड यूज किया। आइए देखते हैं कि वो मेथड क्या था। इसके लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात आप लोगों के साथ हो रही थी कि उन्होंने इस N14 और N15 वाले
डिफरेंट टाइप्स के डीएनए को जो डिफरेंट टाइम पे हार्वेस्ट किए गए थे उनको करना था एनालाइज। मैंने कहा था कि एनालाइज का एक तरीका तो ये था कि मैं रिलेटिविटी चेक कर लूं, लेकिन इट वाज नॉट दैट इजी, राइट, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है। आपको याद होगा कि हमने कितने लंबे चौड़े डीएनए को कितनी सी जगह पे पैक कर दिया था, तो इतनी चीज को डिफरेंशिएट करके देखना क्या था, बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे ढूंढा किसको एनालाइज करने के लिए, डीएनए की डेंसिटीज को एनालाइज करने के लिए। उन्होंने इसके लिए गौर फिक्र शुरू किया। तो उन्हें पता चला कि अगर हम पीरियोडिक टेबल पे गौर करें तो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट पे बॉटम पे एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है सीजियम, राइट। ये सबसे बड़े रेडियस वाला मॉलिक्यूल है, बिकॉज के रेडियस राइट टू लेफ्ट बढ़ता है और टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। तो रेडियस सबसे बड़ा किसका था, सीजियम का। और इसके नीचे क्या होता है, फ्रांसियम, जो इससे भी बड़ा है लेकिन वो रेडियोएक्टिव था और बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट है, तो क्यों ना उसको भूला जाए और सीजियम को ही अपने माइंड में रखा जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिया इसका एक सॉल्ट दैट इज कॉल्ड एज द सीजियम क्लोराइड। फिर उन्हें सीजियम क्लोराइड का बनाया सॉल्यूशन। याद रखने वाली बात यह है कि एक बड़े मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन बन गया है। फिर उन्हें क्या किया, उन्होंने इस पर्टिकुलर सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को एक हाई स्पीड 6500 आरपीएम वाली सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के ऊपर से स्पिन किया। स्पिन करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक डेंसिटी ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गया। आपको विजुअलाइज कराने के लिए ऐसा करता हूं कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं। लुक एट दिस, ये मेरे पास वो ट्यूब थी जिसके अंदर सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को क्या किया गया था, यू कैन से स्पिन किया गया था। अब आप ये इमेजिन करें कि ये एक ट्यूब है जिसे हम बोलते हैं फॉल्कन ट्यूब, ठीक है। इस फॉल्कन ट्यूब में हमने सीजियम क्लोराइड को इतना भरा हुआ था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे नंबर ऑफ लाइंस कंसिडर करें कितनी है, फिर अगर मैं यहां पे देखूं तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, यहां देखूं तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि नीचे अमाउंट ऑफ सीजियम क्लोराइड एटम ज्यादा हैं, यहां पे और कम है, यहां पे और कम है और यहां पे सबसे कम है। यही काम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन करती भी है, राइट। तो सीजियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी नीचे सबसे ज्यादा, यहां पे और कम और कम और कम और यहां पे सबसे कम। वाई दे डिजाइंड दिस पर्टिकुलर ग्रेडियंट, वजह यह है कि अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब इसमें छोड़ दूंगा क्या, डीएनए जो मैंने डिफरेंट टाइम्स पे क्या किए थे, आइसोलेट किए थे, राइट। आपको पता है कि अगर मैं किसी कार को साइकिल से रुकना चाहूं तो नहीं रुक सकती, अगर मैंने एक कार को रुकना हो तो मुझे एटलीस्ट एक कार ही चाहिए होगी, राइट। और वो दोनों सेम स्पीड की भी होनी चाहिए, सेम मोमेंटम की भी होनी चाहिए, तभी वो टकरा के रुकेंगी। तो ये वाला प्रिंसिपल हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया है कि हमेशा डीएनए का मॉलिक्यूल वहां जाके रुकेगा कि जहां उसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी से क्या करेगी, मैच कर जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब मैंने डीएनए को इसके अंदर डाला तो डीएनए 3 डिफरेंट जगहों पे जाके रुक गए। एक पॉइंट ए पर, राइट, एक पॉइंट बी पर और एक पॉइंट सी पर। 3 डिफरेंट जगहों पे डीएनए जाके सस्पेंड हो गया। ऐसा क्यों था, ऐसा अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। और इससे जो डिडक्शन हम करेंगे वो भी बहुत आसान सी बात है कि जब हमने N15 वाले स्ट्रैंड को N15 वाले एनवायरनमेंट में ही रखा हुआ था तो जाहिर है क्या हुआ कि यहाँ पे N15 वाले स्ट्रैंड की कॉपी भी कैसी हुई, N15 वाली। तो दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए, N15 वाले, और ये थे सबसे हैवी स्ट्रैंड, तो वो सबसे ज्यादा डेंसर इलाके में जाके रुके। फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास इस तरह के स्ट्रैंड भी थे कि जहां N14 के साथ ही मिल रहा था, N14 के साथ ही मिल रहा था। तो जब N14 से मिलेगा तो जाहिर है हमेशा लाइटेस्ट चेन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल डेवलप होंगे। ये कोई अचंभे वाली या नई बात नहीं थी, इससे तो हमें कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात थी वो थी इस बी जोन में पैदा होने वाले ह्यूज डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की। वो क्या था,
कि इसके अंदर वो चीज़ मिली जो हमारे इस हाइपोथेसिस को कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, वो सिर्फ इस बी पॉइंट से जाहिर हुआ। कैसे? कि यहाँ पे एक ओल्ड चेन थी और एक मेरे पास कौन सी चेन थी? नई चेन थी। तो जब ये हुआ मेरे पास, तो ही एक इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला डीएनए का मॉलिक्यूल बना, जो इंटरमीडिएट डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड के अंदर जाके ही रुका। सो इस बात से मैं ये पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हमने ये बात साबित की कि कैसे एक ओल्ड चेन एक नई चेन से मिलती है, राइट? अगर माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट की बात है, बात को जरा गौर से सुने। अगर ऐसा होता कि हमारे पास कंजर्वेटिव वे ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता, तो फिर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के डीएनए बनते। कौन से वाले? दोनों ओल्ड एक जगह इकट्ठे हो जाते और दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाते, राइट? तो फिर ये वाली तो बनती ही ना मेरे पास क्या? ग्रुप ऑफ डीएनए। अब हम टेस्ट करते हैं तीसरी किस्म के कॉन्सेप्ट को कि जनाब डीएनए जब बनता है तो वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, और पीसेस में ब्रेक हो जाने के बाद फिर क्या होगा? वो आपस में रैंडमली जुड़ जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई बच्चा आप में से गैस कर सकता है कि फिर यहाँ पे क्या कंडीशन होती? एनीबॉडी इन द क्लास? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला है। तो फिर यूं होता कि यहाँ तो एक अजीबो गरीब सा यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला डीएनए बन जाता। किसी का मैस कम होता, किसी का ज्यादा, किसी का और ज्यादा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। तो हमारे पास ये तीन डिस्टिंक्ट जोन्स ना बनते, राइट? अगेन बता रहा हूं, अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव वे ऑफ रेप्लिकेशन होता, दैट वाज हाइपोथेसिस नंबर 3, तो फिर मेरे पास मुख्तलिफ डेंसिटीज वाले डीएनए बनते जो इस पर्टिकुलर सीजियम क्लोराइड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते। और अगर बनते मेरे पास कौन से? कंजर्वेटिव वे वाले में, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो किस्म के डीएनए बनते, एक लाइट और एक हैवी। लेकिन जब मैं बात करता हूं कि जनाब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, तो उसके रिजल्ट में जाहिर है कि ये तीसरी किस्म का डीएनए भी बनता है जिसके अंदर एक चेन लाइट होती है और एक चेन हैवी। अब हम बात करेंगे अब उस पर्टिकुलर डायग्राम की जो आपकी बुक में बनी हुई है। वहां पे आप लोगों को तीन डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे ग्राफ बनाए गए हैं। अगर मैं उन पर्टिकुलर ग्राफ्स को आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ करूं किसी और वे में, तो मुझे क्या पता चलेगा कि एक ग्राफ है जो इतना ऊंचा है, राइट? और एक ग्राफ है जो हाइट के रेफरेंस से फॉर एग्जांपल इतना ऊंचा है, और एक ग्राफ है जो हाइट में इन दोनों के कहाँ है? दरमियान में है। समथिंग लाइक इट, राइट? ये ग्राफ बता रहा है उन पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी को कि जहां पे दोनों स्ट्रैंड N14 N14 वाले हैं, और ये बता रहा है जहां पे दोनों स्ट्रैंड N15 N15 वाले हैं, और यहाँ पे हाइट जो है वो इन दोनों के दरमियान में है, तो यहाँ पे N15 N14 वाले प्रेजेंट है। और अगर हम पीक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पीक बनेगी सिर्फ एक, यहाँ पर पीक बनेगी एक, लेकिन यहाँ पे जो पीक्स बन रही होंगी वो कैसी होंगी? वो हमें नजर आएंगी माय डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी, समथिंग लाइक इट, जिसमें जो पहली पीक है वो रिप्रेजेंट कर रही है N14 को और दूसरी पीक रिप्रेजेंट कर रही है N15 को। तो इन पीक्स का यहाँ पे बनना और इस सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर तीन डिफरेंट लेवल्स पे डीएनए का सस्पेंड होना इस बात पे मोहरसत कर देता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। दैट्स इट फॉर टुडे। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस इल्म को इंसानियत के फ़ायदे के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और अपने ग्रेट पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखेंगे। आई वॉन्ट टू से यू बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।